जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। सहकारी रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। जनमन की बात कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन पर, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान से, जो कि लगातार इस आंदोलन में सक्रिय हैं। इनका पूरा संगठन और उसके कार्यकर्ता आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उनसे हम आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कॉमरेड सत्यवान, आपका स्वागत है। जी पवन भाई, आपके भी स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप और आपका संगठन इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं और इस आंदोलन को लेकर की आपकी क्या राय है? हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये खुद किसानों ने शुरू किया है और किसान अपने नेतृत्व में खुद ही इसे संगठित करके चला रहे हैं। किसी राजनीतिक ताकत ने, दल ने इसको नहीं चलाया है, ना ही उसकी कोई ताकत इसके पीछे है। किसानों ने लंबे अपने अनुभव से ये समझ लिया है कि उनके हित में क्या चीज है और क्या नहीं है। लंबे अरसे से हमारे देश में किसानों के साथ, खेती के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उसी अनुभव के बल पर अभी तक वो टुकड़े टुकड़े जो भी उनके ऊपर दमन हुआ, अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ उनकी खेती के साथ जो है, तो उससे वो समझ गए, उनके मन में जो अंकित थी वो सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। जब से 5 जून को हमारी केंद्र सरकार ने, भाजपा की, मोदी जी की केंद्र सरकार ने 3 काले कानूनों का जो अध्यादेश जारी किया, तो सभी चीजें उनके मन में एक साथ समण हो गई कि ये हम पर एक अंतिम हमला है। अगर इसको नहीं रोका गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे जी। तो ये आपको मालूम है कि 1991 से खास तौर पर और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, जो कृषि में आजादी के बाद जो किसान आंदोलन के दबाव से जो कुछ सुविधाएं या सुरक्षाएं मिलती थी, वो धीरे धीरे समाप्त कर दी। जैसे सब्सिडी थी, उसको समाप्त कर दिया। खाद के ऊपर सरकार का नियंत्रण था, तो उस नियंत्रण को हटा के सीधे कंपनियों के, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। इसी तरह डीजल को दे दिया। बीज जो किसान के खुद खेत का होता था, अब ये बीज पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देशी और विदेशी के हाथ में चला गया है। यहाँ तक कि कृषि को पेटेंट कानून के साथ जोड़ दिया। और सबसे बड़ा आघात हुआ कि भूमि अधिग्रहण को, हमारा आजादी के आंदोलन में नारा था लैंड टू द टीलर्स, जमीन जोता की, जो कृषि करता है, काश्तकार है, जमीन उसकी है। तो इसमें भूमि सुधार जो आंदोलन थे, जैसा कुछ राज्यों में तिभागा मूवमेंट और दूसरे आंदोलन एक पर एक देश में होते रहे हैं, तो इसमें भी देखने में आया कि ये लैंड टू द टीलर जो है, ये नारा बदल दिया गया जमीन कंपनी की। सरकार ने बड़ी तेजी के साथ देश भर में भूमि अधिग्रहण किया था और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, हरियाणा में गुड़गांव और झज्जर, दिल्ली के लगते हुए 25,000 एकड़ जमीन के लिए रिलायंस का SEZ बनाने का स्कीम थी। किसानों ने आंदोलन करके, जिसमें हमारे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने दूसरे प्रभावित किसानों के साथ मिलकर संघर्ष कमेटी बनाई और उसको विफल किया था। ऐसा ही आप जानते हैं, नोएडा, अलीगढ़ के आसपास में यूपी के किसानों ने लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र में रामगढ़ जो रिलायंस का SEZ था, उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्रों में आदिवासियों को खाली करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाए थे, किसानों को उजाड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए थे, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वहां आंदोलन हुए। और ये जो वेस्ट बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम में भी ये आंदोलन हुए। केरल जैसे राज्यों में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं। तो देश भर के आंदोलनों के ही प्रभाव से जो 2013 का कानून बना था,
हालांकि वो उसमें भी बहुत सारी चीजें प्राइवेट कंपनियों के हित में थी, लेकिन मार्केट रेट से 4 गुना दाम मिलेंगे और जमीन अधिग्रहण करने से पहले प्रभावित किसानों से बातचीत की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे। तो उनको भी समाप्त करने के लिए मोदी सरकार जब आई तो इसने ऑर्डिनेंस जारी किया। वो ऑर्डिनेंस सफल नहीं हुआ, आंदोलन हुआ, भूमि अधिकार आंदोलन, जिसमें हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन भी था, उसने जोरदार आंदोलन चलाया 2 साल तक। तो आखिर भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस 4 बार जारी करने के बाद मोदी सरकार को उसको रद्द करना पड़ा था। तो ये जो हुआ एक पर एक, और किसान लोग मांग कर रहे थे कि हमारा खेती की लागत बहुत ज्यादा है, मार्केट में दाम हमको नहीं मिलता है, इसलिए बीच में स्वामीनाथन किसान आयोग जो था उसकी रिपोर्टें भी पड़ी थी जिसको लागू नहीं किया जा रहा था। भाजपा ने वादा किया था हम लागू करेंगे, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया है। तो ये मांग हम करते आ रहे थे देश भर का किसान आंदोलन कि किसानी में जो लागत खर्च है उससे 1.5 गुना फसल के दाम दिए जाए। कर्ज भी जो किसानों के ऊपर चढ़ा है और जिसकी वजह से 4 लाख किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं, हर 12 मिनट में किसान मौत को गले लगा रहा है, विवश है वो, तो इसमें भी कर्ज माफी की मांग कर। तो ये एक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में किसान सरकार से उम्मीद करते थे, और लॉकडाउन कोरोना में तो और भी ज्यादा हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ। दूसरा तो किसानों ने अनुभव किया कि ये सरकार का रवैया है ये कैसा है, ये तो एक मित्र का रवैया नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार का रवैया नहीं है, ये तो जरूर ये कहीं अनहोनी हो रही है। और वो तजुर्बे से समझ गए कि ये अंबानी अडानी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, बड़े पूंजीपति हैं, ये उनकी सरकार है। इसलिए इस आंदोलन में एक चीज देखेंगे, ये सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है आंदोलन, ये आंदोलन अंबानी अडानी के खिलाफ, यानी किसानों में एक चेतना, नई तरह की चेतना जागृत हुई है कि सरकार के पीछे, संसद के पीछे कोई और है जो बैठा है और सरकार को निर्देशित कर रहा है, सरकार को डिक्टेट कर रहा है, सरकार को कान पकड़ के चला रहा है। तो इसलिए ये किसानों ने अपना अनुभव से ये आंदोलन शुरू किया है, ये मेरा कहना है। जी। कुछ संगठनों का या कुछ वामपंथी कार्यकर्ता भी हैं, उनका ये आरोप है कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो एमएसपी केंद्रित आंदोलन है। मतलब एमएसपी की इसकी बहुत बड़ी मांग है, सबसे मतलब प्रमुख मांग है। वो आंकड़े के साथ ही, सरकारी आंकड़ों के साथ ये दावा करते हैं कि एमएसपी जो है, एमएसपी का लाभ सिर्फ 6 से लगभग 8% जो देश के कुल किसानों की आबादी है उनको ही उसका लाभ मिल पाता है। और वो जो आबादी किसानों की है, अगर ये पूरे देश के स्तर पर वो बात करते हैं, ना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के स्तर पर, वहां पर आंकड़ा कुछ और है। तो ये जो आंकड़ा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अगर एमएसपी का लाभ छोटे किसानों को, और जहां तक कि आपके संगठन के नाम में भी खेतिहर मजदूर जुड़ा हुआ है, तो एमएसपी की मांग किस तरह से उसके हित में जाती है और आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे बिजली कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है, ड्राफ्ट पेश हुआ है, अगर बिजली महंगी हो जाती है तो किसानों की खेती भी महंगी हो जाएगी, उनका लागत बढ़ेगी, और जो हमारा शहरी या ग्रामीण उपभोक्ता है वो भी, उसका भी जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर थोड़ा बिजली, घरेलू बिजली दी जाती है, उसके ऊपर भी बहुत भारी भार पड़ेगा। और बिजली आज एक बुनियादी जरूरत हो गई है, हवा, पानी, रोशनी की तरह ही। तो बिजली का कोई कह सकता है कि बिजली गरीब आदमी तो 10 यूनिट खर्च करता है, बड़े बड़े उद्योगपति लाखों यूनिट खर्च करता है, इसलिए तो इस तरह से बोल के ये बात नहीं है। बात है कि एमएसपी जरूर एक प्रमुख और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान आंदोलन का, लेकिन जब ये 3 काला कानून आ गया है और बिजली बिल आ गया है तो एमएसपी थोड़ा नीचे खिसक गया है, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। दूसरी बात है कि जो इन तीनों काले कानूनों का जो मकसद है, मूल जो मकसद है, वो है कि खेती और खेती की उपज, तो ये पूरी जो किसानी व्यवस्था है इसमें धन्ना सेठों का मुकम्मल पूर्ण रूप से शिकंजा कायम करना। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मुनाफे का अंबार लगा सके। आप जानते हैं हमारे देश के बड़े पूंजीपति आज दुनिया के 10 बड़े धन्ना सेठों में गिनती है उनकी। अंबानी
एशिया के नंबर 1 हो गए। और अभी मोदी जी की कृपा से अडानी उनके बराबर बराबर आ रहे हैं। तो ये वो चाहते हैं कि उद्योग में जो आज जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो पतन है, मंदी है, महामंदी है, उसको कंपनसेट करने के लिए भी और उसके अतिरिक्त भी दोनों तरह से उनका मुनाफा बढ़े और वो और बड़े मुनाफाखोर बने, उनका धन बल और बड़े धनासेठ बने। इसलिए वो हमारी कृषि पर मुकम्मल रूप से कब्जा करना चाहते हैं, ये मकसद है। इन तीनों कानूनों को अगर एक एक करके आप देखेंगे तो कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। आप पहला कानून देखिए, इसमें फर्स्ट है कि ये जो आवश्यक वस्तु कानून जो था 1955 का, आजादी के समय हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी किसानों के नहीं थी, तो कृषि उपज खपत के हिसाब से कम थी। तो उस वक्त और ऊपर से ये जमाखोरी थी, तो तब एक देश का खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरत से और किसान आंदोलन की जरूरत से ये मांग आई थी कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो आवश्यक वस्तु है, लेकिन अभी ये जो कानून आया है इसमें उन जमाखोरों को खुली छूट दे दी है। वो तो है। जिनको जेल के जो है शिकंजों के पीछे होना चाहिए था, उनको पूरी आजादी दे दी है। तो इसका परिणाम दो परिणाम निश्चित रूप से होंगे। नंबर 1, वो जमा जो करेंगे तो सस्ता खरीद के जमा करेंगे, तभी तो उनको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसलिए किसानों की फसल को वो अपने मन मर्जी रेट पर खरीदेंगे और जमा करेंगे, बाजार में बनावटी कमी पैदा करके उसको महंगा बेचेंगे। जी कॉमरेड, सवाल एमएसपी पे था। मैं आपको रोकना चाहूंगा। एमएसपी पे चूंकि हम लोग को चर्चा भी कम में समेटनी है, तो ये सारी चीजें तो है, स्टॉक की जो लिमिट हटाई गई उसका तो निश्चित तौर पर सभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो एमएसपी पे जो विवाद है, इस आंदोलन के वर्ग चरित्र को लेकर के जो एक सवाल उठा है, उस पे हम अगर ध्यान केंद्रित करें, और जहां इस देश का जो सरकारी आंकड़े भी है कि 86% से ऊपर जो छोटे और सीमांत किसान हैं देश में, तो उन 86% जो किसान हैं उनको एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो एमएसपी की मांग, हालांकि आपने कहा एमएसपी की मांग नीचे आ गई है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से आंदोलन में बातें हो रही हैं, जिस तरह से हम न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं, तो एमएसपी अभी भी एक बड़ा मुद्दा जो हमें लगता है वो बना हुआ है। निश्चित तौर पर जो तीनों कानून है उनके रद्द करने की मांग भी हो रही है और उस पर अलग अलग राय बटी हुई होगी, लेकिन हम इस पर और थोड़ा स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं आपसे कि एमएसपी पर आपके संगठन की दिशा क्या है। इस मांग पर आप लोग ठीक किस रूप में विचार करते हैं और क्या सोचते हैं? ये किस रूप में जो व्यापक, हालांकि जो मैंने कहा भी आपसे कि खेतिहर मजदूर जो आपके संगठन के नाम में भी है, उस खेतिहर मजदूर को एमएसपी की मांग कहाँ तक लाभ पहुंचाती है, और क्या ये अगर वो उसका नुकसान में है तो ये इस आंदोलन में आपकी इसमें क्या रणनीति है? ये देश का 86% किसान छोटा किसान है, मध्यम दर्जे तक का किसान। इसका कैपेसिटी नहीं है कि ये अपनी फसल को अपने घर में जमा कर सके। जब फसल आती है तो एक लीन सीजन होता है कि दाम कम आ जाते हैं, कुछ अरसे के बाद दाम चढ़ने शुरू होते हैं। तो ये जो पीरियड है, दाम कम आना और चढ़ना शुरू होना, ये मान लीजिए हर फसल पर 1 महीने का ये समय है। तो छोटा किसान के पास ये क्षमता नहीं है, उसकी ये आर्थिक उसमें बर्दाश्त नहीं है कि वो इसको अपने पास जमा कर सके और जब दाम चढ़ना शुरू हो तब वो मंडी में ले जाए और अपने ज्यादा दाम दे। लेकिन जो धनी किसान है, बड़ा किसान है, उसकी तो ये क्षमता है जी। इसलिए एमएसपी के ऊपर अगर खरीद होती है तो ये जो छोटा किसान है और मैक्सिमम किसान है 86%, इसको फायदा होगा, निश्चित रूप से इसको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा जबकि वो जितना बेचता नहीं उतना खरीदता है मार्केट? ये मैं आऊंगा। ये तो हर किसान की फितरत है कि हर किसान करीबन 1, 2 या बहुत कम चीजें उपजाता है, खरीदते तो एक गृहस्थ होने के नाते से उसको भी दूसरी चीजें खरीदनी होती। यहाँ तक की भी है कि वो जिस चीज को बेचा था
उसी को भी कभी कभी उसको खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो मैंने शुरू किया था कि ये जो 3 काले कानून आए, इनमें एमएसपी नहीं है, और पहला कानून से हर उपभोक्ता को जो ये महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य सुरक्षा है वो दोनों भंग हो जाएंगी। और पीडीएस सिस्टम को पहले ही बहुत दूर तक ध्वस्त कर दिया गया है, अब जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएस सिस्टम और ये जो भूमिहीन को, उपभोक्ता को सुरक्षा देनी, ये एक अलग मुद्दा है। और किसान को, छोटे किसानों को, मध्यम दर्जा के किसानों को मार्केट की मार से बचाने के लिए उसको सुरक्षा, ये अलग मुद्दा है। दोनों ही मुद्दे अपनी अपनी जगह पर वाजिब हैं। एमएसपी के माध्यम से और सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना, खरीद भी करना, प्रोक्योर करना, ये एक किसानों के हित में, छोटे किसानों के हित में, जिन किसानों की स्थिति ऑलमोस्ट मजदूर जैसी है। छोटा किसान क्या है? छोटा किसान की स्थिति है सेल्फ अपॉइंटेड लेबर। जैसे मेरा मजदूर जो है वो किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े किसानों के यहाँ जो काम करता है, तो उसको मजदूरी में काम करना पड़ता है, वो दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है। किसान मजदूरी कर रहा है अपना ही खेत में, लेकिन उसको जो टोटल जो फसल आने के बाद जो दाम उसके हाथ में आता है, उसकी लागत और उसकी मेहनत लगती है, उसके हिसाब से देखेंगे तो वो भी मजदूर की तरह ही, उसको मजदूरी भी ठीक से नहीं मिल पाती जैसा हमारा भूमिहीन मजदूर को ही। तो ये एमएसपी की जो मांग है, ये इन किसानों के लिए उतना ही जरूरी है जितना आम तौर पर ये मांग की जाती है। अब सवाल आया कि मेरा खेतीहर मजदूर ही नहीं बल्कि ये छोटा किसान को भी जो उपभोक्ता वस्तुएं जो खरीदनी पड़ती हैं, तो उसके लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स होना चाहिए। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। अगर कोई सरकार जनवादी सरकार है, जनतांत्रिक सरकार है, तो उसका सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, लग्जरी नहीं, जो जरूरी है, आवश्यक वस्तुएं, उनका प्रबंध करे, कम से कम दामों पर प्रबंध करे। हमारे देश में अभी अनाज की स्थिति क्या है, आप देखिए कि वो इतना अबंडेंट है। खुद पूंजीपति कह रहे हैं कि एमएसपी का क्या जरूरत है, और इस देश में बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा वो है, तो इतना अबंडेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी मामले में ये कहा भी कि जब इतना अनाज बर्बाद हो रहा है तो आप क्यों नहीं, जो कुपोषण के शिकार हैं और जो अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, उनको क्यों नहीं देंगे आप? केंद्र सरकार ने जितना मेरा जानकारी कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकारें ले जाएं। राज्य सरकारों ने कहा कि हम तो अपना खर्चा लगा के नहीं ले जा सकते, तो बात वहीं की वहीं रहेगी। तो इस देश में अबंडेंट प्रोडक्शन जो किसान ने की है, इसमें भी खेतीहर मजदूर का बराबर का हिस्सा है। इस अबंडेंट प्रोडक्शन जो आज कितना चूहा खा जाता है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता और वो ढेर का ढेर बर्बाद हो रहा है, तो ये जो है, इसको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर उपभोक्ताओं को वितरित किया जाए, ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, दायित्व है, तो वो निभाए इसमें। और ये हमारे किसान आंदोलन की भी एक मांग है। आज तो 3 कानूनों पर हैं, लेकिन अगर हमारी 1, 2, 3, 4, 5 अगर मांग आएंगी, तो 5 मांगों के अंदर ये है कि ये हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता हैं, उनको सब्सिडाइज रेट्स पर पीडीएस सिस्टम को मुकम्मल किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, गारंटेड किया जाए। ये मांग है इस किसान आंदोलन में? जी जरूर, किसान आंदोलन की जरूरी मांग है ये। ओके, हाँ, ये हाईलाइट नहीं हुई ये मांग शायद। ये इसलिए नहीं है कि अभी हमला जो आ रहा है ना जी, और जब हम जो 2-3 मांग कर रहे हैं, ये जो आवश्यक वस्तु कानून है, इसमें हम बराबर इस बात को उठा रहे हैं कि ये उपभोक्ताओं के ऊपर भी ये समान रूप से एक हमला है। सिर्फ उपभोक्ताओं से नहीं, जो खेतीहर मजदूर हैं, जो भी खेती पर डिपेंडेंट है, उन पर समान रूप से ये हमला है जी। अच्छा, दूसरा, जो एक राष्ट्र एक मंडी करके जो नया मंडी कानून आया, उसमें भी ये हमला है। और तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके अंदर भी हमला है। आज जो सरकारी मंडी है, उनमें मजदूर को कुछ तो जो घोषित रेट है मजदूरी का, वो मिलता है या मिलने के गुंजाइश है, वो यूनाइट हो सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एक मतलब ये। लेकिन अगर प्राइवेट मंडी हो जाती है, तो प्राइवेट स्कूलों का आप हाल देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का आप हाल देख रहे हैं,
प्राइवेट कंपनी और छोटा छोटा का तो हाल और भी बुरा है। तो वहां जो मजदूर को न्यूनतम मजदूरी और अपना प्रोटेस्ट करना और एकबद्ध होने का जो उसका अधिकार है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो प्राइवेट मंडी होने पे भी मेरा मजदूर का वही हाल हो जाए। और आप देखेंगे ये बहुत जगह हो गया है, हरियाणा में भी शायद एक जगह अडानी का एक राइस सेलर ये है जो धान को अलग करके और चावल तैयार करता है, उसमें मिनिमम मजदूरी है, मैक्सिमम ऐसी मशीनें आ गई हैं जो हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। कंबाइंड हार्वेस्टर जैसे आता है तो मजदूर का मजदूरी नहीं मिलती है। तो ये सब ये जो जितना भी बड़ी कंपनियों का खेती के ऊपर कब्जा होगा उतना ही जो आज ग्रामीण भूमिहीन मजदूर है वो उसके ऊपर हमला आएगा। पीडीएस भी उसी की मांग है। किसान जो आज किसान है वो खुद भी भूमिहीन होता जाएगा, बेरोजगारों की संख्या में शामिल होता जाएगा। इसलिए ये एक मांग जो है इन तीनों काले कानूनों को, ये मांग ऊपर आ गई है, ये सर्वोपरि है, इनसे निपटना है। अभी बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, जैसे कोरोना है, अकाल आ गया, ओलावृष्टि हो गई, समझ रहे ना, तो वो तो किसी को बख्शते नहीं है। बाढ़ आएगी तो नहीं है ना कि ये तो धनी किसान का घर है या गरीब की झोपड़ी है, समझ रहे ना आप। तो ये एक ऐसे है, ऐसे कोरोना ने तो नहीं बख्शा ना किसी को, हम गरीब को या उसमें ट्रम्प जैसे भी फंस रहे हैं, एक ऐसी आपदा है। तो इसलिए ये तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई ऊपर आ गई है। जी कॉमरेड, आपने जो है एमएसपी के सवाल को पीडीएस से आपने जोड़ा है, जबकि जो साथी एमएसपी की मांग का विरोध करते हैं उनका ये भी तर्क है कि पीडीएस की मांग एक अलग मांग है, पीडीएस को एमएसपी से नहीं जोड़ा जा सकता है। विदेशों में भी जहां पर भी एमएसपी नहीं है वहां पर भी पीडीएस है, और हमारे देश में भी जब एमएसपी नहीं था तब से पीडीएस था। और जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद नहीं होती है वहां पर भी पीडीएस के लिए राज्य सरकारें अनाज खरीदती हैं। तो ये हम इसको मिला क्यों रहे हैं, ये मैं समझ नहीं, मतलब ये एक समझ से बाहर की बात है कि ये हम मिला क्यों रहे हैं, जबकि एमएसपी का एक अलग मामला बनता है। जो मैंने शुरू में कहा कि एमएसपी 6% या उसके आसपास के ही जो किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है, और जो कि लगभग जिनको पूंजीपति किसान कहा जाता है, धनी किसान या कुलक के शब्दों से नवाजा गया उनको। तो इस आंदोलन में हम देख रहे हैं जैसे कि ऐसे किसानों के संगठन भी हैं, और खासकर कहा ही जाता है मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, कि ये धनी किसानों का है और हम पंजाब हरियाणा के किसानों का सिर्फ है, बाकी देश के किसान खुश हैं इससे। तो ये जो बात है, हम वामपंथी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हम मेन स्ट्रीम मीडिया की और सरकार की प्रोपेगेंडा की बात छोड़ भी दें, तो अगर हम ये देखें कि क्या वास्तव में ये इसका जो नेतृत्व है वो कुछ धनी किसानों, आड़तियों, सूदखोरों के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है, और क्या ये उनके हित में नहीं जा रहा है। जो आपने शोषण की बात कही, जो आपने कैपिटलिस्ट क्लास के शोषण की बात कही, आपने मशीनों की बात, कई बार गांधीवादी भी कहते हैं मशीनें आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई। तो क्या हम मशीनों का विरोध कर रहे हैं, हम क्या यांत्रिकरण का विरोध कर रहे हैं इस माध्यम से, जो आपका कहना था। निश्चित तौर पर जो स्टॉक की लिमिट हटाई गई है उसका विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन मशीनों, खेती का जो पारंपरिक जो खेती के तौर तरीके हैं, सरकार का ये अलग ही तर्क है, उनका भी यही तर्क है कि पारंपरिक जो तौर तरीके हैं उससे हट करके किसानों को, मतलब कृषि का यांत्रिकरण होगा, नए नए बीज, खाद वगैरह उन्नत तरीके के उनको मिलेंगे, बहुत सारी कैश क्रॉप को ले पाएंगे और प्रोसेसिंग में भी वो जा पाएंगे। तो ये जो बहुत सारा ये जो बातें आ रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसको देखते हुए, और हम जब वामपंथी जो दृष्टिकोण की हम बात करें तो उसको देखते हुए, क्या एमएसपी की मांग प्रगतिशील मांग आपको लगती है अभी भी? हम पीडीएस को अलग कर दें, क्योंकि पीडीएस और एमएसपी सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, ये आप भी शायद इसको मानते होंगे। तो हम एमएसपी की मांग अगर हम देखते हैं कि एमएसपी अगर कुछ थोड़े से, चूंकि उससे आड़तियों को फायदा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या खरीद बाहर होगी तो ये सारे जो लोग हैं इनको ये बाहर हो जाएंगे, इनका घाटा होगा। तो क्या आप आड़तियों और जो सूदखोर हैं और या जो कुलक हैं, जो बड़े किसान हैं, उनका आप सपोर्ट करते हैं या इसके बारे में? और दूसरी बात, अगर हम किसानों के हित की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं? इस आंदोलन में कहीं पर भी किसानों की मजदूरी बढ़ाने की मांग, जो खेतिहर मजदूर हैं
उनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग कहीं भी नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि कृषि के जो आधारभूत संरचना है उसमें सुधार करने की बात कहीं पर नहीं आ रही है इस आंदोलन में। सब्जियों की जो 3 सब्जियां हैं उनकी बात हो रही है, आलू, प्याज और लहसुन। लेकिन बाकी की जो सब्जियां हैं, फल हैं, दुग्ध व्यवसाय है, वो भी किसानों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, जो और भी ऐसी चीजें हैं, उनमें एमएसपी की मांग क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में अगर मेरी जानकारी कम है तो बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम गरीब किसानों की बात करते हैं, खेतिहर मजदूरों की बात करते हैं, तो सब्जी की फसल उगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान है, लेकिन सब्जी में तो एमएसपी नहीं मिलता है। तो उसके लिए इस आंदोलन में जगह क्यों नहीं बन पाई है? तो इससे ये साबित होता है, मतलब इससे ये दिखता है, कई बार सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर कुछ थोड़े से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो मुट्ठी भर किसान है उनके लिए आंदोलन कहीं ना कहीं तो नहीं हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये बात सही है कि इस आंदोलन में बहुत तरह के किसान हैं, किसान संगठन है। 250 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें हम लोग शामिल हैं। फिर जब ये आंदोलन शुरू हुआ और दिल्ली चलो का आह्वान हुआ AIKSCC की तरफ से, तो इसमें 2 किसान यूनियन, एक पंजाब की बलबीर सिंह राजेवाल और हरियाणा की गुरनाम सिंह चड्ढू ने, ये एक अलायंस दूसरा ये शामिल हो गया और इसका नाम तब दोनों का संयुक्त बैनर का नाम हुआ संयुक्त किसान मोर्चा। फिर इसमें एक और अलायंस आ गया कि हम भी इस आंदोलन में तीनों कानूनों के खिलाफ हैं, क्यों ना आप हमको भी साथ लेकर चलें और हम मिलकर लड़ें। तो उसका नाम है राष्ट्रीय किसान महासंघ, और ये मिलाकर 500 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक बैनर हो गया, एक मंच हो गया। इसमें बहुत सारे जो संगठन हैं, इन सभी के अपने अपने सोच है, मंजिल क्या है ये भी अपना अपना उनका ऑब्जेक्टिव जो है अलग है, और संघर्ष करने का तौर तरीका है, शैली जिसको कहते हैं, कार्य शैली, आंदोलन का शैली, ये भी अलग अलग है जी। लेकिन ये तमाम भिन्नताएं रहते हुए, छोटा बड़ा है, और ये मंजिल क्या है, कार्य शैली क्या है, ये सब की भिन्नताएं हैं। लेकिन एक कॉमन जो खतरा है उसके खिलाफ सभी एकजुट हैं। वो 3 काले कानून है, वो है ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनका मुकम्मल खेती के ऊपर कब्जा। बात ये नहीं है, हमारे राष्ट्रीय बाजार अभी भी पूंजीपति वर्ग के हाथ में है। हमारे देश का कृषि का जो चरित्र है वो पूंजीवादी चरित्र है, 1947 से पूंजीवादी चरित्र है, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये होता जा रहा है। लेकिन ये अभी हमला है, ये एक मुकम्मल हमला है जी। तो ऐसी स्थिति में ये बात जो कृषि का चरित्र है, उसमें छोटे बड़े की भिन्नताएं रहने के बावजूद, विभिन्न मंजिलों और कार्यशैली की भिन्नता के बावजूद जो बचाव करना है वो इनसे करना है। तो जैसे आज अंग्रेज के जमाना में आजादी तो सभी को चाहिए थी ना, हम सूदखोरों के जो शोषण के शिकार थे, जो सामंती राजाओं के शोषण के शिकार थे, जात पात के थे, महिला और पुरुष जो भेदभाव के थे, हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों में जो भेदभाव था, तो नाना प्रकार के भेदभावों के हम शिकार थे। लेकिन इसके बावजूद आजादी सभी को चाहिए थी। तो इसी तरह से आज जितना किस्म का भी किसान है, उन सभी को किसान संगठन है, वो सभी इनके खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, किसानों में जो बड़ी संख्या है वो है मैंने कहा छोटा किसान, छोटी जोत का, और मध्यम जोत। तो इसका चरित्र क्या है, ये सेल्फ अपॉइंटेड वर्कर की कैटेगरी में है ज्यादा से ज्यादा। तो इसको जो हम जो एक भाषा कहते हैं सर्वहारा, तो ये जो हमारा खेतीहर मजदूर, इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो और भी ऐसा मेहनत कर जो है, वो सीधे सीधे सर्वहारा है, और वो पूंजी के शोषण का, चौतरफा शोषण का शिकार है, दमन का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार। ये जो अर्ध सर्वहारा जिसको हम कह रहे हैं किसान, ये भी पूरी तरह से इसी शोषण का शिकार है। तो जो इस तरह के पूंजीवादी शोषण का शिकार हैं, उनका एक साझा मंच है, उनका एक साझा अलायंस
उनकी एकजुटता, उनकी एकता, उनका एक संघर्ष के अंदर एक साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत यहाँ उभरती है, समझ रहे ना, ये उभरती है। तो ये जरूरत से ही ये है। अब सवाल आता है कि मैंने फिर रिपीट करूंगा कि क्योंकि ये लड़ाई जिस तरह की है अभी तो कुछ चीजें, तो ये 3 काला कानून रद्द हो, बिजली का बिल वापिस हो, समझ रहे हैं, और जो दूसरे ऐसे मुद्दे हैं वो हल हो, तब हमारी लड़ाई बराबर की है। मैंने जो 5 मांग कही थी पहले, 1 2 3 4 5, उसमें हमारी एक मांग है कि हमारा मजदूर का जो न्यूनतम जो सरकार घोषित करती है, तो आज का हिसाब से न्यूनतम 600 रुपया यानी 18,000 रुपया वो मजदूरी का रेट होना चाहिए। मजदूरी का रेट कुछ लोग कहते हैं कि किसान को ज्यादा मिलेगा, इसलिए मजदूर पहले किसान को ज्यादा मिले तब मजदूर को मिलेगा। बात ये नहीं है, क्योंकि मजदूर जो है वो फसल आने से पहले अपना मजदूरी करता है, अपनी लेबर करता है? तो उसको मजदूरी तो मिलने का यहाँ सवाल है। अब उसको कितना फसल हुई और कितना बाजार में बिककर पैसा हाथ में आया, उसके लिए मजदूर का कोई रोल नहीं है, वो तो अर्थव्यवस्था का रोल है। उस अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो मजदूर का मजदूरी भी एक बराबर की लड़ाई है, बराबर की। आपके पर्चे में साथी ये मांग नहीं है शायद? नहीं, वो मैंने कहा ना, आज जो है होली का त्योहार है और दिवाली का त्योहार है, जन्म का उत्सव है और मौत का गम है, तो एक नहीं होता ना। एक प्रसिद्ध कहावत है कि हर पहाड़ का एक ही गीत नहीं होता है। तो आज जो संघर्ष इस मुद्दे पर, आज इन टोटलिटी में आप किसान आंदोलन को मत लीजिएगा, आज लीजिएगा कि ये 3 जो कानूनों का हमला है, ये आंदोलन इसके खिलाफ है, बिजली बिल के खिलाफ। इससे निपट लें, फिर हमारा अपना है। मैंने कहा पहले कि कितना ही तरह के संगठन है, हर एक का मंजिल अलग है। हमारा मांग है कि ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिए फसल का। फसल को सरकार खरीदे, एक निश्चित रेट पर खरीदे, और वो उसको खरीद के उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भी सरकार करे। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर हो सकता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो होता ही है ये, लेकिन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अगर वो जनतांत्रिक और किसी भी, वो कैसी सरकार है जो अपने लोगों का जो है पेट भरने का जिम्मेवारी नहीं लेती, भरण पोषण का जिम्मेवारी लेना ये बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। आप जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स तब तक सब लग्जरी की बात है जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा, जब तक इंसान का तन नहीं ढकेगा, जिसको रोटी कपड़ा मकान हम जो कहते हैं। तो उन बुनियादी जरूरतों में है, इसलिए सरकार खुद इसको खरीदे और खुद बेचे। ये मांग हम लोगों को छोड़कर अभी तक देखने में आई है कि कोई नहीं करता है जी। मैं किसी रंग का बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट जो भी सेंट्रिस्ट कोई भी हो, तो हमारा ही है। हम इस मांग को लड़ते आए हैं, लड़ते रहे। जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारी मांग है कि इनपुट्स को सस्ता किया जाए। जैसे बीज हमारा, खाद है, डीजल है, इसके दाम जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये बढ़ते जाएंगे तो आपका एमएसपी जो भी हो शॉर्ट पड़ जाएगा। हाँ, तो ये तो अनाज का दाम, ये जो मुझे याद है 1957-58 में जब मैं 6-7 साल का बच्चा था, मुझे याद है गेहूं 16 रुपए मन, चना 12 रुपए मन। आज उसके हिसाब से देखिए दाम तो बढ़ गए, लेकिन किसान उसी तरह से शोषित है, उपभोक्ता उसी तरह से शोषित है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, तो इनपुट्स के दाम भी घटाए जाएं, उस पर नकेल हो। इसलिए हम कह रहे हैं खाद को आपने डी कंट्रोल कर दिया, डीजल को आपने डी कंट्रोल कर दिया, और जितने जो बीज है वो सारा पूंजीपति कंपनियों के हाथ में दे दिया है। मशीन और कीटनाशक ये सब चीजें उनके हाथ में है ही। तो आपने ये सब तो अभी तक दे दिया, अभी लास्ट हमला आप कर रहे हैं। इसलिए इस जो एक चौतरफा समग्र हमला है, ये आंदोलन उसके खिलाफ है, समझ रहे हैं? मतलब मैं जो कह रहा हूँ सरल भाषा में, होली के गीत अलग, दिवाली के गीत अलग। तो इसलिए आपका जो सवाल है वो यहाँ इस रूप में इसको लेना होगा कि इससे निपट लें, और तब जिसका जो जिस सेक्शन का प्रतिनिधि है, हम जिस सेक्शन के प्रतिनिधि, हम मध्यम दर्जे का किसान, छोटा किसान और खेतीहर मजदूर
हमारा उतना ही बराबर नहीं, बल्कि हम कहते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लीडिंग रोल है। हमारा ये खेतीहर मजदूर, गरीब किसान, छोटा किसान, मध्यम दर्जे का किसान और इधर इंडस्ट्रियल वर्कर, खदान का वर्कर, यानी जो इस देश का मेहनत कश है, वो मेहनत कश एक साथ उठे और इस शोषण की जंजीरों को तोड़ डाले। तो ये इसलिए मैंने कहा कि मंजिल इन संगठनों की अलग अलग है, कार्यशैली अलग अलग है, हैं? तो इसलिए आज जो लड़ाई है वो उसमें तीन ये काले कानून, एमएसपी मैंने कहा नीचे खिसक जाती है, चौथे दर्जे पा जाएगी। पहले 3 कालों से निपटने दीजिए। इवन अगर ये 3 काले कानून रह जाते हैं, जैसे कहते हैं ना घोड़े के आगे गाड़ी को नहीं अड़ाना चाहिए, समझ रहे ना? तो आज और बिंदुओं को इन 3 काले कानूनों की लड़ाई के सामने नहीं अड़ाना चाहिए। तो ये जहां तक है एमएसपी, ये बात सही है कि कुछ ही चीजों में मिल रही है, लेकिन ये सब्जियां, फल, ये बराबर रूप से है, फूल है और चीजें हैं, वो भी, तो उनके लिए भी अभी तक 23 चीजों के लिए है, तो बाकी के लिए भी हो, ये भी लड़ाई का एक मुद्दा है। हमारा एआई के एससीसी जो प्लेटफॉर्म, उसका भी है, हमारा भी अपना है। रही बात जो सुधार, तो सुधार तो जैसे सुधार का सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो है, लैंड टू द टीलर, जमीन उसके हाथ में आनी चाहिए। अभी भी उसमें कुत्ता बिल्ली के नाम में अभी भी है, ठीक है। फिर बीज है, मशीनरी को उस ढंग से ला रहे हैं, जो बीज को भी उस ढंग से ला रहे हैं, जो इसी छोटी छोटी कास्ट में फंसा कर रखा जाए। मशीन के हम विरोधी नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि अगर मॉडर्नाइजेशन, 2 चीज है सबसे बड़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और कृषि के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो। कृषि से मॉडर्नाइजेशन करने से जो बेरोजगार पैदा होगा, ये तो निश्चित बात है। वो बेरोजगार बाद में पैदा हो, पहले वो उसको रोजगार देने की व्यवस्था का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे, कृषि बेस्ड इंडस्ट्री भी लगे। लेकिन क्योंकि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था है और ये व्यवस्था वर्ल्ड वाइड महामंदी का शिकार है, आज इसके पास कोई उपाय नहीं है, इनके अर्थशास्त्रियों के पास कोई नुस्खा नहीं, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो इससे ये त्राण पा सकते हैं, उबर सकते हैं। एक ही है जो कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था का हल है कि इसको उखाड़ फेंक कर समाजवादी व्यवस्था क्रांति की चोट से की जाए, यही एकमात्र है। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कृषि का आधुनिकरण है, मशीनीकरण है, ये सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है, और इसके लिए क्रांति का होना अनिवार्य। लेकिन तब तक हम कहते हैं कि मान लीजिए आपका शहर में बहुत सारा रिक्शा चल रहा है, बहुत सारा तांगा चल रहा है, उसको आप जब तक विकल्प रोजगार के लिए उसका नहीं व्यवस्था करते हैं, तब तो हठात से मशीन लाएंगे, ये भी एक बिंदु तो हो जाता है लड़ाई का। तो इस रूप में ही हमारा कहना है कि कृषि मजदूरों को विकल्प रोजगार दिए बिना आप इसी में क्यों, दफ्तरों में आप देखिए जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, हम तो कंप्यूटराइजेशन के विरोधी नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइजेशन का इस मायने में ऑटोमाइजेशन का विरोधी है कि आप मजदूर को निकालकर मशीन को ले आए, आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, बोनस नहीं देना पड़ेगा, मिनिमम वेज भी नहीं देनी पड़ेगी, और आपने मजदूर को निकाल के बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, उसका संघर्ष का अधिकार भी छीन लिया, 4 लेबर कोड जो आप ले आए हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, इसलिए उसका विरोध करना हो, तो इस पर्सपेक्टिव में हमको देखना पड़ेगा। और मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा, आजादी की जो सभी को थी, पूंजीपति चाहते थे देश का सारा जो विदेशी पूंजीपति ब्रिटिश साम्राज्यशाही के हाथ में है, इसकी बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। भगत सिंह ने इसको बड़े सुंदर ढंग से दिखाया था कि इसकी बागडोर किसान मजदूरों के हाथ में आनी चाहिए, समझ रहे ना? तो ये संघर्ष है और आगे भी रहेगा, लेकिन आज तो सभी पर हमला आ गया, इसलिए 3 काले कानूनों के खिलाफ, बिजली बिल के खिलाफ है, इसलिए ये होली और दिवाली का सवाल यहाँ आ जाता है। हाँ जी कॉमरेड, बहुत सारी बातें हैं जिसपे बहुत कई व्यू हैं, बहुत पूरे देश के स्तर पर अलग अलग संगठनों के अलग व्यू हैं। निश्चित तौर पे ये आपका व्यू है, और हमारे श्रोता जो भी हैं वो अपना कमेंट देंगे इस बारे में, अपनी उनकी जो भी राय है। अंत में चूंकि चर्चा हमें समेटनी पड़ेगी, तो अंत में अगर कुछ बातें छूट गई हैं, आप संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो हमारे श्रोताओं को कह सकते हैं। हाँ, मैं 1-2 बात इसमें कहना चाहूंगा कि जब से ये 3 काला कानून आया था,
और इससे पहले हम जो हमारा AIKSCC जो लड़ रही थी, तो वो तो है ज्वाइंट मूवमेंट की बात। हम अपना प्लेटफॉर्म से उन सभी मांगों के लिए हम लड़ रहे थे। जो मेरा खेतीहर मजदूर का रोजगार का सवाल है कि ये मनरेगा का रोजगार, ये व्यापक को खोला जाए, इसमें मजदूरी का रेट, न्यूनतम मजदूरी रेट एटलीस्ट होना चाहिए है। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंस की बात है, आज तक लागू नहीं हुई, समझ रहे ना। तो ये हमारा 5-6 मांगों में से ही एक मांग है। बुजुर्ग हो जाते हैं, आप दूसरे रोज सरकारी या प्राइवेट में होते हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था कहीं ना कहीं है, लेकिन जो किसानी में खेतीहर मजदूर है उनको पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं है? और उनके ऊपर ये मेहरबानी और भिखारी की तरह उसको देना और उसको दिन रात घुमाना, ये कहाँ की बात है? उसको एक सुनिश्चित ओल्ड एज पेंशन, ये सब है। तो इन मांगों के लिए होता रहा है हमारा। और 5 जून से जब से आए थे हम साझा आंदोलनों के साथ साथ हमारा अपना भी KKMS के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस तरह से करते रहे हैं कि हमारी ये बातें भी दबे नहीं, समझ रहे हैं। हम छोटा छोटा कन्वेंशन करते रहे हैं और उनके माध्यम से जलसा जुलूस करते रहे, उनका माध्यम से 3 को सामने रखा है, समझ रहे हैं आप, बिजली बिल और 3 को। और साथ साथ इन मुद्दों के ऊपर भी, जैसे 25 सितंबर को इस प्लेटफॉर्म से, दिल्ली चलो प्लेटफॉर्म से ग्रामीण भारत बंद की कॉल आई थी, हमने पूरा हिस्सा लिया। इसके बाद इसकी कोई खास कॉल नहीं थी। 5 तारीख को रोड जाम की कॉल थी, वो भी हमने हिस्सा लिया। लेकिन 14 अक्टूबर को हमने अपनी कॉल दी और 14 अक्टूबर को हमने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर आंदोलन जो किए, उन आंदोलनों में इन 3 कानूनों की होली फूकते हुए हम बाकी अपने मुद्दों के ऊपर भी हमने ध्यान को केंद्रित किया। इसमें हमारे बहुत सारे कामड़ों को अरेस्ट किया गया है। हमारे हरियाणा के जो स्टेट सेक्रेटरी थी उनको 3 दिन इसमें जेल में रखा गया, आंध्र प्रदेश में जेल में रखा गया है। अभी हम जो 300 जो धरना मंच चल रहा है देश में, हमारा धरना मंच, उसमें बराबर हमारा खेतीहर मजदूर और महिलाएं ये बराबर का हिस्सेदार है। और ये जितना 4-5-6 बॉर्डर हैं, यहाँ बॉर्डरों में भी आप देखेंगे कि हमारा खेतीहर मजदूर, किसान और महिलाएं, छात्र, युवा हैं, ये सब हैं। आज भी एक ट्रैक्टर रैली है, तो हमारे पास ट्रैक्टर कम से कम हमारे साथियों के पास कोई इक्का दुक्का मध्यम दर्जा किसान। लेकिन हमने संघर्ष कमेटी बनाई। हमारा जो सबसे ज्यादा जोर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि संघर्ष कमेटी बनाई जाए जगह जगह, गांव में। मैं जिक्र कर दूं ये थोड़ा सा कि अगर रूस में मजदूर किसानों ने अपनी क्रांति को फतेह किया था, जारशाही को हटाया और फिर पूंजीशाही को हटाया, तो उसका एकमात्र शक्ति थी सोवियत, यानी जनसंघर्ष कमेटी। तो आज भी हमारे देश में जनसंघर्ष कमेटियों का निर्माण हो, गांव गांव में हो। ये जनसंघर्ष कमेटी किसी, जैसे मेरा संगठन है ऑल इंडिया किसान के मजदूर, ये इसकी नहीं, ये गांव के ग्रामीणों की जो संघर्ष में हैं, ईमानदार हैं, जिनके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है और जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, ऐसे लोग इस संघर्ष कमेटी में आए। और ये संघर्ष कमेटी का अगर पॉलिटिकल लोग आते हैं या कोई दूसरे किसान संगठन आते हैं, उनकी बात सुने, लेकिन फैसला खुद लें, अपना आंदोलन अपने हाथ में रखें। तो हमने कुछ गांवों में, जैसे सोनीपत जिला है, सोनीपत जिला में हम लगातार ये सिंगू बॉर्डर के दोनों तरफ भी, एंटायर सोनीपत जिला में, हरियाणा में, देश भर में हम इस तरह का संघर्ष कमेटी बना रहे हैं। उन संघर्ष कमेटियां के माध्यम से जब ये पुकार दी कि भाई ये ट्रैक्टर रैली का है, तो आज 100 से ज्यादा ट्रैक्टर हमारा ये हमारी पुकार पर आया है। तो ये आंदोलनों में हम बराबर का भागीदारी कर रहे हैं। और जो महिला, क्योंकि ये जो किसान है, किसान सिर्फ पुरुष नहीं है, ये तो आप समझते हैं। किसान ही में, बल्कि मैं कभी कभी कहूंगा पुरुषों से ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की है। तो ये महिलाएं भी, हम इसमें बराबर का भागीदारी कर रहे हैं। और किसान घरों से स्टूडेंट्स आते हैं, जो किसानी पर हमला होगा तो स्टूडेंट्स, यूथ, ये सब मिलके, तो ये एक जन आंदोलन हो गया। जो मैं लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, लास्ट ये जन आंदोलन है। बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, रंगकर्मी, नाटककार, ये सभी, क्योंकि ये हमले को अगर नहीं रोका गया तो जो कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे देश में होगा, जो अमेरिका और दूसरे यूरोप के देशों में हुआ है, वो होगा। और 2 पार्टी सिस्टम, ये आंदोलन ही है जिससे मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। चुनाव होते हैं, एक पार्टी शासन से
हटती है, दूसरी आती है, लेकिन उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होती हुई चली जाती है, जो हमारे देश का अनुभव है। ये भी तो किसानों ने इस बार देखा है, इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी को नजदीक नहीं आने दे रहा। किसी ने आने की कोशिश की, उनको नम्रता पूर्वक कह दिया कि आप जाइए। अगर किसी ने फिर भी दबाव बनाया तो उनको हटा दिया। ये लड़ाई हमारी किसानों की है, हमारे शोषितों की है, और हम इसको अडानी अंबानी के हाथ में नहीं जाना। अब इसमें एक सुर देखिए आप, अगर मान लो ये सुर चल रहा है तो ये सुर किसके पक्ष में है? ये सुर तमाम शोषितों के पक्ष में है, और गांव के भूमिहीन खेतीहर मजदूर और छोटा किसान, मध्यम दर्जा के किसान खत्म है। आगे चल के हो सकता है कि काल इस जो अडानी अंबानी के खिलाफ, यानी एंटायर कैपिटलिज्म के खिलाफ, ये जो शोषण के खिलाफ लड़ाई हो, सब दूसरे लोग कहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक नहीं चलेंगे। 3 काले कानून में चल रहे हैं, आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये तब बात आएगी। तब तो आज ये जन आंदोलन है, और ये 3 काले कानूनों के खिलाफ है, बिजली बिल के खिलाफ है, उसको हमने जीतना है। इसमें हम जीतते हैं तो बाकी हमारे मुद्दों में भी हम जीतेंगे निश्चित रूप से, ये मेरा कहना है। जी, शुक्रिया कॉमरेड, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू पवन भाई, आप सहकार रेडियो का भी बहुत धन्यवाद। जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।